हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अर्थात नर प्रजनन तंत्र के बारे में। रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी की सहायता से मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वर्षण का नाम सुना होगा आपने, टेस्टिस का नाम सुना होगा, जो शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होता है, वर्षण में होता है। इस वर्षण के बारे में मैं आपको लगभग 15 से 20 मिनट पढ़ाने वाला हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नंबर 2 पर एसेसरी डक्ट्स, कुछ सहायक नलिकाएं होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेटेटेस्टिस, आपने नाम सुना होगा, वर्षण जाली का। इसके अलावा वास्ट डेफरेंस, एपिडाइडमिक और वासा एफरेंसिया, ये कुछ सहायक नलिकाएं होती है जो शुक्राणुओं को टेस्टिस से यानी कि वर्षण से यूरेथ्रा वाले भाग तक पहुंचाने का काम करती है। नंबर 3 पर कुछ मेल ग्लैंड्स होती है, कुछ नर ग्रंथि होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे पोरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होती है बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, जो फ्रुक्टोज का निर्माण करती है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक सेमिनल वेसिकल के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये चीज भी आपको पढ़ाएंगे। सीमन क्या होता है, वीर्य क्या होता है, वीर्य का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है वीर्य, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लेडिंग सेल। लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, इसे हम मेल हार्मोन भी कहते हैं। और ये मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में सहायक होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा सर्टोली कोशिका के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। सर्टोली कोशिका न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराती है स्पर्मेटोगोनिया सेल को, यानी कि जो जर्म सेल होती है उसको। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये शुक्राणुओं के फॉर्मेशन में सहायक होता है। नर की नसबंदी के बारे में पढ़ाएंगे, नर की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको पढ़ाने वाले हैं भैया शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं भैया। मैं कह रहा हूँ मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा 40 मिनट दे दीजिए भैया, 30 से 40 मिनट दे दीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज के बाद में आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे पढ़ते हुए चलिए, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक भी चीज़ हम रटने नहीं वाले, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे भैया, एक भी चीज़ के बारे में नहीं रटेंगे। जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी ही चीज़ें यहीं याद हो जाएगी आपको, सारा का सारा ही खेल आपको यहीं समाप्त करवा दूंगा भैया। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ थ्योरी की सहायता से, बिल्कुल आसान भाषा में, तो कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा भैया। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक कर दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब आप हेडिंग लगा लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात नर प्रजनन तंत्र। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। अपने समान नए जीव का निर्माण करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। हम मानव के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि मानव में किसके बारे में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानव अपने जैसा, ध्यान से समझना मेरी बातों को, मानव अपने जैसा नए जीव की उत्पत्ति करता है। उसमें नर के कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम में लिए जाते हैं और फीमेल के भी कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम आते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम में आते हैं भैया, उनके बारे में हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि नर प्रजनन तंत्र में। यानी कि जो पुरुष होता है उस पुरुष के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस नर के, उस मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो नए जीव की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर प्रजनन तंत्र में। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अभी हम आपको नाम भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं।
मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं भैया। किसमें? इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इस नर प्रजनन तंत्र में हम नर प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नर के जो प्रजनन अंग है उनके बारे में पढ़ने वाले। कौन कौन से अंग हैं अभी हम आपको सब बता देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूं कि एक्चुअली में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं हमारे शरीर में। तो एब्डोमिनल कैविटी का नाम सुना है, उदर गुहा का। इस एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे भैया पेल्विक रीजन होता है। इसी पेल्विक रीजन में इसे हिंदी में कहा जाता है श्रोणि भाग। तो इसी श्रोणि भाग में भैया क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर प्रजनन तंत्र होता है। हो सकता है शुरुआत में 2-4 मिनट आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन भैया मुझे 2-4 मिनट दे दीजिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। मैंने अब तक 2 चीजें आपको बताई है। पहली, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी लोकेशन क्या है, तो पेल्विक रीजन है, श्रोणि भाग है। ये पेल्विक रीजन कहाँ उपस्थित होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है आपका पेल्विक रीजन, श्रोणि भाग। एब्डोमिनल कैविटी से कहा जाता है आपका पेट वाला जो हिस्सा है, पेट वाला जो भाग है, जिससे ये समाप्त होता है, तो वहां पर भैया आपका पेल्विक रीजन यानी कि श्रोणि भाग स्टार्ट हो जाता है। और वहां पर आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर प्रजनन तंत्र होता है। इसी जगह पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मादा प्रजनन तंत्र होता है। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऑर्गन नर के जो भैया, कहने का मतलब अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर प्रजनन तंत्र। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं मैं आपको ये सारी चीजें। कौन कौन से हैं अभी मैं आपको लिखवाने वाला हूं भैया यहाँ पर। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अगर आपसे आज के बाद में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, पेल्विक रीजन यानी कि श्रोणि भाग। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, नर प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ते हैं। अब ऐसे कौन कौन से अंग है भैया, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से तो 4 ऑर्गन होते हैं भैया। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो पहला कौन सा है, तो पहला है भाई टेस्टिस। टेस्टिस इसे हिंदी में कहा जाता है वृषण, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बारे में लगभग 10 से 15 मिनट के बारे में 10 से 15 मिनट चर्चा करेंगे भैया इस टेस्टिस के बारे में। नंबर 2 पर आता है एसेसरी डक्ट्स। कुछ सहायक नलिकाएं होती है, कुछ सहायक नलिका होती है, जैसे कि नंबर 1 पर रेटे टेस्टिस, जिसे वर्षण जालिका कहा जाता है। नंबर 2 पर वास डेफरेंस, जिसे शुक्र वाहिका कहा जाता है। इन सभी के बारे में आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। नंबर 3 पर एपिडाइडमिस, इसे अधिवर्षण कहा जाता है। अधिवर्षण का नाम आपने जरूर सुना होगा। नंबर 4 पर वसा एफ्रेंसिया, इसे भी शुक्रवाहिका कहा जाता है। ये कुछ सहायक नलियां हैं। इन सभी का काम होता है जो टेस्टिस में जो वर्षण है, यानी कि टेस्टिस में वर्षण नहीं, टेस्टिस में जो स्पर्म है, आपके वर्षण में जो शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं को यूरेथ्रा यानी कि मूत्र वाले भाग तक पहुंचाना, ये हेल्प करती है भैया सहायक नलिका। इनके बारे में हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। 2 चीजें क्लियर हो गई। नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं भैया कुछ मेल ग्लैंड्स होती है, मेल ग्लैंड्स होती है, उनके बारे में। जैसे कि पहली होती है पेयर्ड, यानी कि एक पेयर्ड में होती है, एक पेयर में होती है, एक जोड़ी होती है, ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, से पोरुष्ट ग्रंथि कहा जाता है। और तीसरी होती है भैया बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। ये भैया 2 नंबर पर नहीं है, 3 नंबर पर है।
और नंबर 4 पर कौन सा है, ये आपको नहीं दिख रही क्या, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। मैं ऊपर लिख देता हूं, इस जगह पर लिख देता हूं, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। और नंबर 4 पर होता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, जिसे हम यूरेथ्रा वाला भाग भी कहते हैं। इस वाले भाग से सीमन और आपका यूरिन होता है वो एक साथ बाहर निकलता है। एक साथ तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन एक ये यूरेथ्रा एक उबेनिस्ट मार्ग होता है, इससे सीमन भी बाहर निकलता है शरीर से और यूरिन भी शरीर से बाहर निकलता है। और उसी वाले भाग को भैया एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो भैया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम इन सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी अंगों से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो करें फिर भैया शुरुआत। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम मुख्य रूप से 4 अंगों के बारे में पढ़ते हैं। पहला टेस्टिस होता है, वर्ण होता है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नंबर 2 पर एसेसरी डक्ट्स होती है, सहायक नलिकाएं होती है, ये होती है जिसे ग्रेटर टेस्टिस, वास डेफरेंस, एपिडाइडमिस और वसा एफरेंसिया। ये क्या करती है, शुक्राणुओं को इस टेस्टिस से, इस वर्ण से यूरेथ्रा वाले भाग तक पहुंचाने का काम करती है। मेल ग्लैंड्स, ये जो मेल ग्लैंड्स होती है जैसे कि पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या करती है भैया, जो स्पर्म होते हैं इस स्पर्म में कुछ ऐसी चीजें मिला देती है ताकि वो जो फीमेल का जो जेनाइटल एरिया है वहां तक आसानी से पहुंच सके। अभी हम आपको बताएंगे, जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एक दूध जैसा पदार्थ का स्राव करती है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है जो स्पर्म जन शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। जो बल्बुरेथ्रल जो ग्लैंड है ये भैया फ्रक्टोज का निर्माण करती है। किसका? फ्रक्टोज का स्राव करती है, फ्रक्टोज शुगर का स्राव करती है जो स्पर्म को एनर्जी देता है कि नहीं है। इसके अलावा पेड सेमिनल जो वेसिकल है ये एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है और ये सभी तीनों चीजें मिलकर के ये चिपचिपा पदार्थ, इसने सिट्रिक एसिड का निर्माण किया और दूध जैसे पदार्थ का स्राव किया, ये और बल्बुरेथ्रल ग्लैंड इसने क्या किया, फ्रक्टोज का निर्माण किया और शुक्राणु, ये चारों चीजें मिलकर के सीमन यानी कि वीर्य का निर्माण करती है। वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे भैया। इसके लिए एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया मैंने आपको बता दिया कि जो यूरेथ्रा वाला भाग है ये ऐसा भाग है, इसे यूरेथ्रा वाला भाग भी कहा जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया को। इससे यूरिन भी शरीर से बाहर निकलता है और स्पर्म भी यानी कि सीमन भी बाहर निकलता है भैया। सीमन में स्पर्म होते हैं यानी कि शुक्राणु होते हैं, ये तो बात क्लियर है आपको। अब कोई दिक्कत नहीं है, पिछले 10-12 मिनट में आपको जो चीजें समझ में आई है वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं भैया। तो देखो, अगर कुछ चीजें अच्छी होती है ना, ये शुरुआत में 10-12 मिनट अगर आपने मुझे दिए ना, तो जो कुछ आपको कठिन लगा है वो यहाँ तक ही लगा होगा। इसके बाद में सारी चीजें आसान है क्योंकि इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक 12-13 मिनट तक क्लासेस समझ में आई है, उसका मतलब ये है कि आपको अब आगे की सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। बस मुझे दुख यहाँ तक का था कि यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ जाए बस, क्योंकि यहाँ तक की चीज समझ में आने के बाद में हम आपको इतने अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, इतने अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, सारी चीजें याद करवा देंगे भैया। ठीक है भाई, ओके। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप वीडियो को रोक करके लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं भैया कहाँ से, नंबर 1 से, टेस्टिस से। नंबर 1 पर आप हेडिंग लगा लीजिए टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि वर्ण। वर्ण में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये टेस्टिस जो होता है वर्ण होता है जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणुओं का क्या करता है भैया, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में सहायक होता है। ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो भैया टेस्टिस में वर्ण। ये जो आपका टेस्टिस होता है, ये जो वर्ण होता है, इसी वर्ण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं, शुक्राणुओं का निर्माण के लिए एक तापमान निश्चित है, ये 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका निर्माण होता है। 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब आपके एक दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, भैया आपके शरीर का तापमान कितना होता है, तो आपके शरीर का तापमान होता है भैया 37 डिग्री सेल्सियस।
तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान है और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे संभव है हमारे शरीर में? इसी वजह से भैया ये जो टेस्टिस होते हैं ये हमारे शरीर से बाहर होते हैं। ये हमारे शरीर से बाहर होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे ये कहाँ उपस्थित होते हैं। पहले जो मैं कहता हूँ उस बात का आपको ध्यान रखना है। टेस्टिस जो वृषण होते हैं ये शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। ये शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। कितने तापमान पर इनका निर्माण होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान पर इनका निर्माण होता है भैया। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर भैया शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है? तो 2 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर किसका निर्माण हो जाता है भैया? इन शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि हमारे शरीर से ये बाहर उपस्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमें भैया 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है भैया, इसलिए हमारे शरीर से बाहर होते हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं भैया ये वृषण कोश में होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। और ये वृषण कोश जो होता है ये पेल्विक रीजन में हमारे शरीर से बाहर होता है। ये हमारे शरीर से बाहर होता है। शरीर से बाहर पेल्विक रीजन में आपको पाउच लाइक संरचना दिखाई देगी भैया। इस पाउच लाइक संरचना को कहा जाता है वृषण कोश, और इसी वृषण कोश में आपका टेस्टिस वृषण उपस्थित होता है। सेक्रेटम या फिर सेक्रेटल सेक कहा जाता है इस वृषण कोश को इंग्लिश में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पेल्विक रीजन में हमारे शरीर से बाहर आपको पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसी ये जो पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसे ही वृषण कोश कहा जाता है। इसी वृषण कोश में आपका वृषण उपस्थित होता है। याद रखना ये जो वृषण होता है भैया ये एक जोड़ी होता है। ये एक जोड़ी होता है, यानी कि इसकी संख्या में कितना हो जाएगा? ये संख्या में 2 हो जाएगा भैया। इसका आकार कैसा होता है? तो अगर आपसे इसका आकार पूछे तो इसका आकार भैया अंडाकार होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछे तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है टेस्टिस की। और अगर इसकी चौड़ाई पूछे, अगर आपसे इसकी चौड़ाई पूछे कि भैया इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है भैया। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। बोलो, यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टेस्टिस से पूछे जाते हैं। अगर टेस्टिस समझ में नहीं आया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भैया। तो देखो हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, वृषण के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि टेस्टिस का निर्माण जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, पता नहीं आज दिमाग का क्या हो रहा है, दिमाग दही हो रहा है, बिल्कुल दिमाग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, ये वृषण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है लगभग में। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि हमारे शरीर के तापमान से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी वजह से ये जो टेस्टिस होता है, ये जो वृषण होता है, ये हमारे शरीर से बाहर होता है। कहाँ होता है? तो पेल्विक रीजन में होता है। मैंने आपको शुरुआत में ये बताया, तो ऊपर लिखा हुआ है कि भैया मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में होता है। शरीर से बाहर आपको पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहा जाता है। इसी वृषण कोश में आपका टेस्टिस होता है भैया, आपका वृषण होता है। इतनी बात क्लियर है? अगर पूछे कि भैया एक संख्या में कितने होते हैं, तो ये एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब होता है संख्या में 2। जैसे कि अगर आपसे कहा कि 2 जोड़ी, तो 2 जोड़ी का मतलब 4 होता है। 3 जोड़ी का मतलब 6 होता है। तो एक जोड़ी का मतलब 2 होता है। तो ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं। इसका आकार अंडाकार होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। आज के बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनके तापमान के इनके निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? हमारे शरीर से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। इसी वजह से ये टेस्टिस जो होता है, ये वृषण कोश में, ये वृषण जो होता है, ये वृषण कोश में हमारे शरीर से बाहर होता है। शरीर के बाहर पेल्विक रीजन में हमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी।
वो पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो वृषण कोश होता है। इसी वृषण कोश में हमारा वृषण उपस्थित होता है, यानी कि टेस्टिस उपस्थित होता है। यहाँ तक की कहानी किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए भैया टेस्टिस में और आपको क्या क्या पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा दूँ? ओके। अब ध्यान से समझना, इतनी कहानी तो आपको समझ में आ ही गई है। अब इसकी एनाटॉमी करके देखते हैं भैया हम। जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस की एनाटॉमी करके देखते हैं, यानी इसको अंदर से काट करके देखते हैं कि अंदर से काट कर देखने पर ये आपको कैसा दिखाई देता है। ध्यान से समझना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लीजिए ये आपका टेस्टिस है, अब आपने इसको अंदर से काटा तो इसमें आपको कुछ कंपार्टमेंट बने हुए दिखाई देंगे भैया, कुछ इस तरह के। इस तरह के क्या दिखाई देंगे आपको? इस तरह के आपको कंपार्टमेंट दिखाई देंगे भैया। इस तरह के आपको कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। ये क्या है? कंपार्टमेंट है। इस तरह के आपको कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। और इन कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल। टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है इन्हें, हिंदी में कहा जाता है वृषण जालिका। हिंदी में क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है भैया वृषण जालिका। वृषण जालिका कहा जाता है क्या? सही है क्या? एक बार मैं देख लेता हूँ यार, दिमाग में से उतर जाता है। वृषण जालिका नहीं, वृषण पालिका कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? वृषण पालिका कहा जाता है। गलत नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे देख के बता लूंगा। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में मुझे नाम याद नहीं रहा। अब मैंने याद कर लिया है वृषण पालिका। अब मैं कभी भी नहीं भूलूंगा भैया। तो अगर आप इसकी एनाटॉमी करके देखते हो तो आपको अंदर की तरफ कुछ इस तरह कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपको कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। इन कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? छोटी छोटी सी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स और होती है, ट्यूब से भी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है बहुत सारी इन कंपार्टमेंट में। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम। लेकिन इन कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल कहा जाता है, वृषण पालिका कहा जाता है। और एक टेस्टिस में इन वृषण पालिकाओं की संख्या 250 होती है। और मैंने कहा कि हमारे शरीर में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, यानी कि संख्या में कितने होते हैं? संख्या में भैया 2 होते हैं। तो दोनों में 250 प्लस 250 कितने हो गए? 250 प्लस 250 बराबर में 500 हो गए भैया। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वृषण पालिका कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है भैया? टेस्टिस में पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। किसके बारे में पूछेगा? वृषण पालिकाओं के बारे में पूछेगा। टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल के बारे में पूछेगा कि टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल कहाँ उपस्थित होता है? तो भैया आपके टेस्टिस में होता है, आपके वृषण में होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक टेस्टिस में 250 होते हैं, दोनों में मिलाकर के 250 500 हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, कंपार्टमेंट में भी भैया छोटी छोटी आपको क्या दिखाई देती है? छोटी छोटी बहुत सारे ट्यूब्यूल दिखाई देती है। ट्यूब से भी छोटी जो होती है संरचना, उन्हें ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो इसे बहुत सारी ट्यूब्यूल दिखाई देती है। और इन ट्यूब्यूल को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सेमी फेरस ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है? सेमी फेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं। और ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अरे भैया ये किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्टिस में भी आपने शुक्राणुओं का निर्माण बताया था। अरे भैया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब हमने टेस्टिस को काट करके देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर सेमीफेरस ट्यूब्यूल है। छोटी छोटी डक्ट पाई जाती है इन कंपार्टमेंट में, जिन्हें कहा जाता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं, जो शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है भैया, जो शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है। और इसमें भी 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है भैया। इसमें भी 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये तो जगह कम है, इस वजह से मैं यहाँ पर कम नहीं बता रहा आपको। तो सेमीफेरस जो ट्यूब्यूल होती है, शुक्रजनक नलिकाएं होती है, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होती है। और इसमें भी शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है? इन सेमीफेरस ट्यूब्यूल में, इन शुक्रजनक नलिकाओं में भी कोशिका होती है भैया। वो कोशिकाएं भैया शुक्राणुओं का निर्माण करती है। वो 3 कोशिका कौन सी है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, इनको मैं मिटा देता हूँ भैया। वो 3 कोशिका कौन सी है? तो पहली कोशिका है भैया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया है यार, स्पर्मेटोगोनिया। इसे जर्म सेल भी कहा जाता है।
ये पहली कोशिका है जो वास्तविक में तो भैया यही कोशिका करती है स्पर्म फॉर्मेशन का काम। शुक्राणुओं के निर्माण का काम कौन सी कोशिका करती है? तो स्पर्मेटोगोनिया करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी, यहाँ पर इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है शुक्रजनन नलिकाओं में। दूसरी होती है भैया सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल में आपको बता दूं न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराती है, पोषक तत्व उपलब्ध कराती है भैया। किसको उपलब्ध कराती है? तो ये पोषक तत्व भैया इस जर्म सेल को, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल को करवाती है, ताकि ये स्पर्मेटोगोनिया या फिर ये जो जर्म सेल है वो शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। तो 2 कोशिकाओं के कार्य समझ में आ गए। स्पर्मेटोगोनिया जिसे आप जर्म सेल कहते हो, ये शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होती है। और दूसरी होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराती है, पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। किसे? इस जर्म सेल को, ताकि शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। और तीसरी होती है भैया यहाँ पर लेडिंग सेल। और ये जो लेडिंग सेल होती है भैया, ये मैं आपको बता दूं एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है भैया। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है। इसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है, इसे नर हार्मोन भी कहा जाता है। ये मेल में मेलनेस को बताता है भैया ये हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? मेल में मेलनेस को बताता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही प्यूबर्टी एज में आप सभी को पता है, जैसे कि लड़कों की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होती है। हमारे जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, वो इसी के कारण होता है। जननांगों पर बालों का आना, शरीर पर बालों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना, ये सब किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होते हैं भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या कहा जाता है? मेल हार्मोन कहा जाता है। और ये क्या करता है? ये भैया हमारे शरीर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ करने में सहायक होता है भैया। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में याद रखनी है भैया? टेस्टिस में याद रखनी है, वर्षण में याद रखनी है। अब आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस लिख लेना। शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसे क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, उसका काम क्या है? तो शुक्राणुओं का निर्माण करना। सर्टोली कोशिका क्या करती है? स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जो जर्म सेल होती है उसे न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराती है, उसे पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, ताकि जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। आई बात समझ में? और लेडिंग सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन भी कहा जाता है। ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ में सहायक होता है। प्यूबर्टी एज के बाद में जो भी परिवर्तन आते हैं वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल के बारे में बताया, वृषणपालिका के बारे में बताया। अगर वृषणपालिका के बारे में पूछे कि वृषणपालिका कहाँ उपस्थित होता है, तो टेस्टिस में होता है। ये जो वृषणपालिका जो आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है, ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है, इसमें भी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स दिखाई देती है, जिन्हें कहा जाता है भैया सेमीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं, जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण, इनमें भी 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये पाई जाती है जिनका कार्य मैंने आपको बता दिया। तो टेस्टिस में जितना मैंने आपको बताया उतना याद कर लीजिए, इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। टेस्टिस शुक्राणुओं का निर्माण करता है भैया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसका आकार अंडाकार होता है। ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, इनकी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसे 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। इसलिए ये जो टेस्टिस होते हैं, ये वर्षण जो होते हैं, ये वर्षण कोश में पेल्विक रीजन में हमारे शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं भैया। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो होता है वर्षण कोश, और उसी वर्षण कोश में ये वर्षण यानी कि टेस्टिस उपस्थित होता है।
उसके बाद मैंने इसकी एनाटॉमी करके आपको बताई टेस्टिस की, जिसमें हमने देखा कि छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें क्या कहा था, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल कहा था, वसन पालिका कहा था। वसन पालिकाओं की संख्या 250 होती है, एक में भैया, एक टेस्टिस में, दोनों में 500 होती है। मैंने आपको बताया था यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसन पालिकाओं का संबंध निम्न में से किस अंग से है, तो टेस्टिस से। फिर इस कंपार्टमेंट में आपको बहुत सारे ट्यूब से भी छोटी ट्यूब्यूल दिखाई देती है, बहुत सारी छोटी छोटी नलियाँ दिखाई देती है, जिन्हें कहा जाता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल। सेमीफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिकाएं। ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होती है। इसमें भी 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो शुक्राणुओं के निर्माण में हेल्प करती है। स्पर्मेटोगोनिया, इसे जर्म सेल भी कहा जाता है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका है, वो जर्म सेल को न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व उपलब्ध कराती है ताकि वो शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। जो लेडिंग सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन भी कहा जाता है और ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ करता है भैया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टेस्टिस के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं भैया। और शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है भैया, वो शुक्राणु अपरिपक्व है, इनमेच्योर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी इससे हमें परिपक्व बनाना है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं भैया, किसमें, इस एसेसरी डक्ट में। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई भैया। हमारे पास जगह कम थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी सी आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, 2-2, 3-3 बार, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब हम पढ़ते हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा दो। ओके, अब देखो भैया, आप ध्यान से समझना। अब हम एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सहायक नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है, जो भी समझाना था वो आपको समझ में आ गया, और यहीं से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 पर कौन सा है भैया? एसेसरी डक्ट्स है, सहायक नलिकाएं। ये सहायक नलिकाएं 4 प्रकार की होती है। रेटेटेस्टिस, जो वर्ण जालिका कहा जाता है, वास डेफरेंस, शुक्रवाहिका कहा जाता है। नंबर 3 पर एपिडाइडमिस, अधिवर्ण कहा जाता है। नंबर 4 पर वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया से शुक्रवाहिका कहा जाता है। इन चारों के चारों जो सहायक नली होती है, जो एसेसरी डक्ट्स होती है, इनका काम क्या है? इनका काम है भैया टेस्टिस से यानी कि वर्षण से शुक्राणुओं को बाहर निकालना। बाहर तो नहीं कह सकता, यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र मार्ग है, उस मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। इन चारों का काम क्या है भैया? इन चारों का काम क्या है? इन चारों का काम है कि जो टेस्टिस है, आपका जो वर्षण है, उस वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था टेस्टिस के बारे में, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। उन शुक्राणुओं को यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, यानी कि यूरेथ्रा वाला जो भाग है, मूत्र मार्ग वाला जो भाग है, उस तक पहुंचाना भैया, इन चारों सहायक नलियों का काम है। लेकिन पहुंचने से पहले कुछ और प्रक्रिया होती है भैया इसमें, जैसे कि जो एपिडाइडमिस है, इसमें आपको क्या याद रखना है? जो एपिडाइडमिस है भैया, ये जो एपिडाइडमिस है, ये जो अधिवर्षण है, इस अधिवर्षण में क्या होता है भैया? मैंने आपसे कहा था कि टेस्टिस में जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है वो अपरिपक्व थे। तो ये जो अधिवर्षण होता है, ये स्पर्म को, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को परिपक्व करता है भैया, परिपक्व करता है, यानी कि मैच्योर करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुक्राणु जो होते हैं वो परिपक्व कहाँ होते हैं, तो एपिडाइडमिस में होते हैं, अधिवर्षण में होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो वासा डेफरेंस है और ये जो वासा एफरेंसिया है, ये दोनों क्या करती है भैया? ये दोनों क्या करती है? वैसे तो दोनों तो नहीं, लेकिन आप वास डेफरेंस के बारे में लिख सकते हो कि जो वास डेफरेंस है भैया, जो वास डेफरेंस है, ये शुक्रवाहिका, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका कहा जाता है। तो इसका काम क्या है? टेस्टिस से जो शुक्राणु है, उन शुक्राणुओं को बाहर निकालना, ये काम होता है।
देखो ये जो एपिडाइडमिस आपको दिखाई देता है टेस्टिस में ही दिखाई देता है, टेस्टिस के ऊपरी हिस्से में होता है भैया, जहाँ पर भैया टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। एपिडाइडमिस में क्या होता है, एपिडाइडमिस में क्या होता है, ये शुक्राणु परिपक्व होते हैं, फिर वहाँ से ये नली लगी हुई होती है, ये वास्ट डिफरेंस जो शुक्राणुओं को टेस्टिस से बाहर निकालती है भैया, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा तक ले जाती है। मैंने आपको लिखा है ना काम इसका कि टेस्टिस से शुक्राणुओं को यूरेथ्रा मूत्र वाले भाग तक पहुँचाना। तो भैया ये नलिकाएं शुक्राणुओं पर भी, कहने का मतलब टेस्टिस में भी अटैच होती है। तो एपिडाइडमिस में शुक्राणु परिपक्व हुए, उसके बाद में ये वास्ट डिफरेंस जुड़ी हुई होती है, शुक्रवाहिका जुड़ी हुई होती है। और ये शुक्रवाहिका क्या करती है भैया, ये जो टेस्टिस होता है, ये जो टेस्टिस होता है, ये शुक्राणु जो होते हैं, सॉरी जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को वर्षण कहा जाता है। क्या हो गया, दिमाग कहाँ जा रहा है यार। ये जो टेस्टिस होता है, ये जो वर्षण होता है, इस वर्षण से शुक्राणुओं को बाहर निकालना, टेस्टिस से किसको, शुक्राणुओं को बाहर निकालने का काम करता है भैया। इतनी बात क्लियर है। अब आपने एक चीज देखी कि जो मेच्योर शुक्राणु है वो वास्ट डिफरेंस की सहायता से भैया टेस्टिस से बाहर आ रहे हैं। तो जब भी नर की नसबंदी होती है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो नर की नसबंदी होती है, इस नर की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो नर की जो नसबंदी होती है उसे कहा जाता है वेसेक्टोमी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है मादा की नसबंदी को, नर की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। तो इस वेसेक्टोमी में ऑपरेशन की सहायता से ये जो वास्ट डिफरेंस है, इस वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है भैया, ताकि यहाँ से जो मेच्योर शुक्राणु है, यानी कि परिपक्व जो शुक्राणु है, वो भैया वर्षण से आगे ना पहुँच पाए, आगे ना निकल पाए। इतनी बात क्लियर है। ये वर्षण से ही आ रही है भैया, ये वास्ट डिफरेंस वर्षण से बाहर आती है, बाहर शुक्राणुओं को लेकर के आती है, तो वहां पर ये भैया से कट कर दिया जाता है, ताकि वर्षण भैया, ताकि शुक्राणु जो होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो आगे ना बढ़ पाए भैया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, एसेसरी डक्ट्स में आपको यही याद रखना है कि जो चारों डक्ट होती है ये भैया। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि आपको एक एक चीज़ समझा दे भैया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बस यही है, पर फिर भी आपको अपना 100% देने की कोशिश करते हैं भैया। तो ये चारों क्या काम करती है भैया, टेस्टिस जो वर्षण है, इस वर्षण से शुक्राणुओं को यूरेथ्रा यानी कि मूत्र वाले भाग तक पहुंचाने का काम करती है। इतनी बात क्लियर है, बोलो भैया, यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एपिडाइडमिस अधिवर्षण क्या करता है, अधिवर्षण क्या करता है भैया, तो शुक्राणुओं को परिपक्व मैच्योर करता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिका होती है, ये टेस्टिस से परिपक्व शुक्राणुओं को बाहर ले जाती है भैया, किससे, टेस्टिस से बाहर ले जाती है कि नहीं है। अरे भैया टेस्टिस, अब टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, उसके ऊपर लगा होता है कौन, एपिडाइडमिस या अधिवर्षण लगा होता है, जहाँ पर परिपक्व शुक्राणु हो जाते हैं, यानी कि शुक्राणु जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, और फिर भैया ये ऊपरी वाले भाग से, टेस्टिस के ऊपरी वाले भाग से वास्ट डिफरेंस जुड़ी हुई होती है कि नहीं है। ये क्या करती है, टेस्टिस से परिपक्व शुक्राणुओं को आगे लेकर के जाती है भैया, फिर आगे ये और नलिया आपको दिखाई देती है, जो भैया यूरेथ्रा वाले भाग तक, यूरेथ्रा वाले भाग तक, मूत्र वाले भाग तक भैया इस शुक्राणुओं को आसानी से पहुंचा सके। आगे क्या होता है, ये रेटिटेस्टिस होती है, वह सेफ्रेंसिया होता है, जो आगे मूत्र मार्ग तक यानी कि यूरेथ्रा वाले भाग तक इन शुक्राणुओं को पहुंचा सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ एसेसरी डक्ट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेस्टिस के बारे में समझ में आ गया, एसेसरी डक्ट्स के बारे में आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं भैया मेल ग्लैंड्स के बारे में। तो मैं इन्हें मिटा दूं भैया, मैं इन्हें मिटा दूं भैया, बोलो मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं भैया। आज दिमाग है ना थोड़ा सा घुमा हुआ है, जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो बता नहीं पा रहा भैया आपको अच्छे से, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ कि जो चीज़ें आपने सीखी है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं भैया मेल ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया एक होती पेड सेमिनल वेसिकल, दूसरी होती प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है भैया बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो ये ग्लैंड क्या करती है, तो ध्यान से समझना। पेड सेमिनल वेसिकल है, ये एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है भैया, ये एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है। उस चिपचिपे पदार्थ को कहा जाता है म्यूकस, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दूध जैसे पदार्थ का स्राव करती है, और इसमें क्या होता है, इसमें भैया सिट्रिक एसिड होता है, और ये सिट्रिक एसिड क्या करता है, तो भैया शुक्राणु जो होते हैं उन शुक्राणुओं को
गति देते हैं, उन शुक्राणुओं को गति देते हैं। उन शुक्राणुओं को क्या देते हैं, दिख ही नहीं रहा यार, दूध जैसे पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, इधर लिख देता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड दूध जैसे पदार्थ का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, इसमें भैया सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड क्या करता है, शुक्राणुओं को गति देने का काम करता है भैया। अभी मैं आपको आगे भी लिखवा दूंगा, ये शुक्राणुओं को गति देने का काम करता है। दोबारा से समझ लीजिए, एक जोड़ी पेड सेमिनल वेसिकल होती है भैया, ये चिपचिपा पदार्थ का स्राव करती है, इसे म्यूकस कहा जाता है। नंबर 2 पर जो दूसरी ग्रंथि हमारी मेल ग्लैंड्स में वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो दूध जैसे पदार्थ का स्राव करती है, और इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो शुक्राणुओं को गति देने का काम करता है। नंबर 3 पर होती है बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या करता है, ये फ्रक्टोज का निर्माण करता है। और ये फ्रक्टोज शुगर है भैया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, उस वीर्य में कौन सी शुगर होती है, तो भैया फ्रक्टोज होती है। क्यों होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये फ्रक्टोज क्या करती है भैया, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, उन शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। अब देखो, ये जो सीमन है इसका निर्माण किस किस चीज़ों से होता है, वीर्य में क्या क्या होता है। तो एक तो ये म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ, और इस म्यूकस का निर्माण किसने किया भैया, पेड सेमिनल वेसिकल ने किया। नंबर 2 पर ये सिट्रिक एसिड होता है, दूध जैसा पदार्थ होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। ये सिट्रिक एसिड का काम क्या है, तो शुक्राणुओं को गति देना, इसका काम है शुक्राणुओं को गति देना। ये चिपचिपा पदार्थ है, तो चिपचिपा पदार्थ कर देता है, चिपचिपा कर देता है भैया वीर्य को, ये वाला म्यूकस। नंबर 3 पर इसमें फ्रक्टोज होता है, और इस फ्रक्टोज का निर्माण कौन करता है, इस फ्रक्टोज का निर्माण करता है बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, और ये क्या करता है, इस शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। साथ ही साथ में इसमें स्पर्म होते हैं भैया, जो स्पर्म का निर्माण टेस्टिस से हुआ है, और टेस्टिस का निर्माण वर्षण में हुआ है। फिर भैया टेस्टिस से जो ये असेसरी डक्ट है, ये सहायक नलिका है, जिनकी सहायता से ये यूरेथ्रा यानी कि मूत्र वाले भाग तक पहुंचता है। और मूत्र वाले भाग में जब भी पहुंचेगा तो आपको ये कुछ मेल ग्लैंड्स दिखाई देती है, जैसे कि पेड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बुरेथ्रल ग्लैंड। जो यूरेथ्रा वाला जो भाग है, मूत्र वाला भाग है, उसके दोनों तरफ लगी हुई होती है। जो भैया एक ग्लैंड है जो पेड सेमिनल वेसिकल है, वो म्यूकस का निर्माण करेगी। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो सिट्रिक एसिड दूध जैसे पदार्थ का स्राव करेगी, इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो शुक्राणुओं को गति देने में सहायक होता है। जो फ्रक्टोज होता है, नंबर 23 पर होती है बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, जो फ्रक्टोज का निर्माण करती है, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देने में सहायक होता है। अब ये शुक्राणु ये चारों चीजें जब मिल जाती है भैया, तो किसका निर्माण होता है, तब सीमन का निर्माण होता है, तब वीर्य का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीमन में क्या क्या होता है, तो म्यूकस होता है जिसका निर्माण सेमिनल वेसिकल करती है, सिट्रिक एसिड होता है जिसका निर्माण प्रोस्टेट ग्लैंड करती है, फ्रक्टोज होता है जिसका निर्माण बल्बुरेथ्रल ग्लैंड करती है, और स्पर्म होते हैं। ये चारों चीजें जब मिल जाती है तो सीमन वीर्य का निर्माण होता है भैया, तब सीमन वीर्य का निर्माण होता है भैया। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, जल्दी जल्दी बता दो भैया, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब यूरेथ्रा वाले भाग तक ये सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, एक बात को और ध्यान रखना है भाई, ये चारों चीजें मिलकर के वीर्य का निर्माण कर रही है। वीर्य की निषेचन की दर 60% होनी चाहिए, तब जाकर ही भैया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तब जाकर के अंडाणु को भेद पाता है ये शुक्राणु, नहीं तो नहीं भेद पाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो निषेचन की दर कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें आ गई। अब देखो, इनका जो शरीर से बाहर जाने का रास्ता है वो ये की है, वो है यूरेथ्रा। वो क्या है, वो है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा वाले भाग को ही क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया कहा जाता है। ये यूरेथ्रा वाले भाग से ही मैं आपको बता दूं, यूरिन शरीर से बाहर निकलता है, और इसी वाले भाग से ही भैया आपका जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, वो बाहर निकलता है। जो सीमन होता है, वो वीर्य होता है, वो फीमेल के जेनिटल एरिया तक इसी रास्ते से पहुंचता है भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम भैया मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। मेल, जिन्हें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं भैया, इन्हें। बोलो, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है भैया। यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने बताई है। मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया, फिर एसेसरी डक्ट्स के बारे में बताया, मेल ग्लैंड्स के बारे में बताया। लास्ट एंड फाइनल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया होता है, जिसे बाहरी जनन केंद्र कहा जाता है। कुछ नहीं, उसे ही यूरेथ्रा वाला भाग कहा जाता है, जिसमें पेनिस वगैरह होते हैं।
ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हमारे काम में आता है उतना समझ लीजिए और उतना मैंने पढ़ाया भी है आपको। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसमें यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है, तो यूरेथ्रा वाले पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूवेनिस्ट मार्ग होता है जिसमें यूरिन और जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, दोनों ही एक साथ बाहर निकलते हैं। एक साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ही मार्ग से शरीर से बाहर निकलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि हमारे टेस्टिस को जब हमने पढ़ा था तो उस जगह पर हमारे पास जगह कम थी, क्योंकि हम मिटा लेते अगर बोर्ड पर तो हम अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाने की कोशिश की, 2-3 बार समझाने की कोशिश करते। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। फिर डिजिटल बोर्ड में आपको समझाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया, ठीक है। तो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो डिजिटल बोर्ड आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी सीख सके और आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आते हैं भैया, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सके। शर्मने वाली कोई बात नहीं है, हमने भी तो मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। कभी आपको 1% के लिए, 1 मिनट के लिए भी ऐसा लगा कि यहाँ पर हमें महसूस गलत हो रहा है? अरे चीज़ों के बारे में सीखना है यार, गलत काहे का? तो ऐसा नहीं है, आप बेझिझक होकर के पढ़िए और इनके बारे में जागरूक तो होना जरूरी है आपको। ये हमारे शरीर के अंग है भैया, इनके बारे में जानिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो भी जाने, ताकि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। तो इन सभी के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है भैया हमें, ठीक है भाई। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, यानी कि मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और उससे भी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। उसके बाद में हमने रेलवे का एक नया बैच स्टार्ट कर रखा है। नया तो नहीं है, अब तो पुराना हो गया। 1 फरवरी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें मैं आपको 8-9 चैप्टर करवा चुका। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लेना भैया। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, और उस क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो भाई साहब, आपको एक बार, अगर आपने एक बार चैप्टर देख लिया ना, तो चैप्टर आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में ही। तो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझाया। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बाय बाय।